जब कैंसर बोला ना तभी सारी चीज़ें ना ऐसे ब्लैंक हो गई थी। घर पे 22 दिन तक नहीं बताया था। सुबह हॉस्पिटल जाती थी, शाम को घर जाती थी, शादी में पार्टिसिपेट करना, डांस करना, क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक थी उस टाइम पे। कैंसर से मरी या नहीं मरी, लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ज़रूर मर जाऊंगी, जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए। बट योर रेस्ट ऑफ द लाइफ, नोबडी टॉक्स अबाउट सेक्शुअल लाइफ। हमारी लाइफ में ना हम वो एक्सपेंसिव कार बन चुके हैं, जब तक मेंटेनेंस मिलती रहेगी हम चलते रहेंगे। आई थिंक जो पीपल प्लीजिंग होती है ना, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, जिसके पीछे हम ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं अपनी। एंड मोस्ट ईजिएस्ट थिंग जो है, टू लव योर सेल्फ। Hi, I'm Achal Sharma, founder of Can Heal Community and third stage breast cancer warrior, which I always say. Yes, in 2017 I was diagnosed with the advanced stage breast cancer and I fought for that for a whole 1 year, जहाँ पे बहुत सारी कीमो, रेडिएशन और सारी चीज़ों से गुजर के आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप सबके सामने। और 2006 में मुझे एक लंप महसूस हुआ था ब्रेस्ट में, विच इज़ अ साइज़ ऑफ पीनट। और हमारे यहाँ पे उस टाइम पे 10 साल पहले मैं बोल सकती हूँ कि एजुकेशन उतनी नहीं थी जितनी अभी है। तो किसी ने बोला मिल्क क्लॉट है, किसी ने बोला सिस्ट है, किसी ने बोला फैट सेल्स हो सकते हैं। और उसके चक्कर में मैंने अपने आप को एक होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे डाल लिया, जिसकी वजह से पूरे 1 साल के बाद जो कैंसर इनिशियल स्टेज पे डायग्नोज हो सकता था, वो मुझे एडवांस स्टेज पे जाके पता चलता है कि आपको ना थर्ड है ना फोर्थ है, आप इन बिटवीन थर्ड से थोड़ा ऊपर एडवांस लेवल कैंसर पे होगी। जब पहली बार जब लंप फील हुआ तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। जैसा कि कहते हैं कैंसर इज़ अ वेरी साइलेंट डिजीज़ एंड इट इज़ ट्रू। तो उस टाइम पे कुछ नहीं पता चला। जब मैंने 2016 में होम्योपैथी डॉक्टर के पास रीच आउट किया था, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तब कैंसर के सिम्टम्स आने लगे, क्योंकि कैंसर बट नेचुरल था कि वो ग्रो कर रहा था, ट्रीटमेंट तो उसका मुझे मिल नहीं रहा था। सो लंप का साइज़ चेंज होने लगा और फ्रॉम कॉर्नर टू इट रीच आउट टू द मिडल ऑफ द ब्रेस्ट, इतना बड़ा लंप वो डेवलप हो गया। तो कभी श्रिंक होता था, कभी बड़ा होता था, फिर ब्रेस्ट स्वेल होने लगी, वेट ड्रॉप होने लगा बहुत ज़्यादा। मतलब लिटरली आई थिंक 8-9 किलो वेट मैंने ड्रॉप कर दिया था। जिम जाती थी वो सब छोड़ना पड़ा। मतलब अजीब सा यहाँ पे शोल्डर में पेन होना शुरू हो गया, बैक पेन होना शुरू हो गया। देन आई रियलाइज़ कि मेरे आर्मपिट में भी एक लंप आ गया है छोटा सा। तो साइलेंट डिजीज़ है, बट काफ़ी सारे सिम्टम्स थे जिनको देख के फिर मैं जब गूगल रिसर्च पे करने लगी तो मुझे पता चला कि 100% कैंसर के ही सिम्टम्स हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हुए थे और लास्ट में एक ऐसा हुआ कि उसके बाद तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही था। मेरी ब्रेस्ट जो है मिडल पार्ट, दैट स्टार्ट श्रिंकिंग टूवर्ड्स इन, जो निपल पार्ट होता है वो अंदर की तरफ श्रिंक होने लगा। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा ने बोला बेटा मसाज कर लो, कई बार मसल इश्यूज़ होता है, जो भी जिसकी जैसी एडवाइस थी वो सब किया, नहीं हुआ। फिर डॉक्टर के पास गई, सेम डॉक्टर होम्योपैथी, उन्होंने किसी लेडी की पिक्चर दिखाई हेड के बिना, कहते हैं कि हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। सो ये आप ही के जैसा केस था और बिल्कुल क्योर हो गया है, आप डरो मत। तो वो इतना ज़्यादा स्कैरी हो गया था कि ऑलमोस्ट जैसे आप किसी ऑरेंज को प्रेस कर दो और अंदर एक डेप्थ बन जाती है ना, उस तरीके से वैसा होना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा अब तो मुझे लगता है कि ये कैंसर 200% है, डॉक्टर आपको पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। सो डॉक्टर ने मुझे बहुत सिंपल वर्ड्स में बोल के अपना काम ख़त्म कर दिया, हाँ अब आप कैंसर का टेस्ट करा लीजिए। आई एम अ पर्सन हु इज़ इनटू वेट लिफ्टिंग, रियल एस्टेट और बहुत सारी, मतलब बहुत हैपनिंग लाइफ चल रही थी और काम में बिज़ी अपना, जैसे एक नॉर्मल आम इंसान की लाइफ होती है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें होने लगी ना धीरे धीरे, आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आपकी लाइफ में ऑल ऑफ द सडन ये क्या हो गया है, क्या चेंज आ गया है, तो वो बड़ा पेनफुल और ट्रिगर होता है। और मेरे केस में तो वैसे भी अलग था, क्योंकि भाई की शादी थी तो किसी को बता नहीं सकते। तो जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो, इमोशंस, आपकी बॉडी जो डैमेज हो रही है, वो उस सब से आपको अकेले लड़ना है। तो मेरे लिए ये ज़्यादा
वर्स्ट सिचुएशन थी। मैं ना बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी क्योंकि मेरे एक फ्रेंड को मैंने बताया था कि मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ, एंड आई रिमेंबर ही सपोज टू फ्लाई टू जर्मनी। उसने अपनी फ़्लाइट कैंसिल करी और मेरी अपॉइंटमेंट पहली मेमोग्राम की उसने बुक कराई थी। सो वहाँ पे गई तो वहाँ पे मुझे पता चला, जब डॉक्टर्स चिल्लाने लगे आफ्टर एग्जामिनेशन, तुम गाँव से हो, कहाँ से हो, तुम इतना बड़ा लंप लेके घूम रही हो बॉडी में और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। एंड उस टाइम पे उन्होंने बोला आपको ये कैंसर है 100%, और दैट इज़ ऑल्सो नॉट इनिशियल स्टेज। तो जब कैंसर बोला ना, तभी सारी चीज़ें ना ऐसे ब्लैंक हो गई थी। जैसे सामने दो लोग आपसे बात कर रहे हैं, आप देख रहे हो, लेकिन आपको पता है आपके सामने दो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी वॉइस जो है वो आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है। यू जस्ट, मतलब आप नम हो जाते हो बिल्कुल। एंड देन आफ्टर सम टाइम डॉक्टर शुक माई शोल्डर एंड ही वाज लाइक, are you hearing what we are saying that you have cancer 100%? मैं कहा सर मैंने कैंसर के बाद कुछ सुना नहीं, कैन यू प्लीज़ टेल मी अगेन। सो दैट वाज द रिएक्शन। घर पे 22 दिन तक नहीं बताया था। 22 दिन तक फिर मैंने अपने सारे टेस्ट कराने शुरू करे, बायोप्सी होनी शुरू हुई, पेट स्कैन होना शुरू हुआ, और जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सब। तो सुबह हॉस्पिटल जाती थी, शाम को घर जाती थी, शादी में पार्टिसिपेट करना, डांस करना, हेयर शॉर्ट करा लिए ताकि किसी को पता ना चले। तो 22 दिन जैसे 22 साल के जैसे हो गए थे, मैं बोल सकती हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था वो, क्योंकि आपको पता है यू सो मच पेन इनसाइड योर चेस्ट, एंड देन यू आर स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और आप रेडी हो रहे हो और आपके सगे भाई की शादी है, तो आप वैसे भी उस चीज़ को ख़राब नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे नहीं बताया था, 22 दिन लगे थे उनको डिस्क्लोज करने में। सेम जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज मेरे से पहले मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो स्किल्ड इन 2006, और एक माँ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब जिसकी एक बेटी जा चुकी हो पहले और दूसरे के साथ ऐसा कुछ हो जाए। तो वेरी नेक्स्ट डे मैंने डिस्क्लोज़ किया था, क्योंकि मैं पहली सर्जरी कराने खुद अकेले चली गई थी। सो मैंने कीमो पॉट लगवाया था, 2 घंटे की मेरी सर्जरी थी, एंड 3-4 घंटे उन्होंने मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। आई ड्रोव बैक होम, और जब उन्होंने देखा यहाँ पे पूरा वो ड्रेसिंग लगी हुई है पूरा अच्छे से, और यहाँ पे पाइप डला हुआ है, तो मैंने कहा कैंसर हो गया है। एंड अगेन वही हुआ जो सोचा था, मम्मी ने रोना शुरू कर दिया, और शादी वाला माहौल, लिटरली मुझे ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो गया जैसे मातम सा नहीं हो जाता कहीं पे, रोना पीटना। और हमारे यहाँ पे है कि कैंसर जब सुनता है ना इंसान, उसको लगता है, सामने वाले को भी यही लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब हम इस इंसान को खोने वाले हैं बस। तो वही इन्वायरमेंट था सारा। पहला तो कीमो पॉट का जो पहला सर्जरी था, कीमो पॉट इंस्टॉल किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने जब मैंने भाई की शादी के बाद में न्यूज़ ब्रेक करने से पहले आई वेंट टू डॉक्टर, मैं करना क्या है, तो उन्होंने पहले सर्जरी करी, उसके बाद उन्होंने कीमो शुरू किया, क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक थी उस टाइम पे। और मैंने डॉक्टर को एक ही चीज़ बोली थी, मुझे वो ट्रीटमेंट चाहिए जिस पे मैं घर में ना बैठूं, क्योंकि कैंसर से मरी या नहीं मरी, लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ज़रूर मर जाऊंगी, जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोई सॉलिड बैक भी नहीं है ऐसे। एंड डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि बेटा फिर तो आप कीमोपॉटी इंस्टॉल कराओ, क्योंकि कैनुला से कभी यहाँ पे लगाते हैं, कभी यहाँ पे लगाते हैं, नर्व्स नहीं मिलती है, तो फिर डिफरेंट पार्ट्स को पेंचर करना पड़ता है, देन वो स्वेलिंग हो जाती है हर एक जगह पे, और आप खड़े भी नहीं हो सकते, और मेरा काम करना बहुत ज़रूरी था अगर सर्वाइव करना है तो यस ये हुआ। फिर उसके बाद 6 राउंड्स मुझे कीमो के दिए गए, और 32 राउंड्स मुझे रेडिएशन के दिए गए, और एक मेरी मेजर सर्जरी थी 7 to 8 आवर्स की। जब पहले कीमो देते हैं उससे पहले आपको फ्लूइड किया जाता है 7-8 आवर्स के लिए, फिर आपको कीमो दी जाती है। तो वो कीमो जो है ना, वो बहुत थोड़ा सा एक फ्लूइड होता है, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए 6-7 लीटर का दूसरा फ्लूइड आपको दिया जाता है। एक दिन आप बहुत अच्छा फील करते हो, यू फील दुनिया में सब ठीक है और सब एकदम सही है आपके सामने। 24 आवर के बाद में जो होना शुरू होता है, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। आपको नौजिया हो जाता है, फीवर होना, वॉमिट होना, अल्सर्स होना, वीकनेस होना, खाना ना खाना, खाने की या किसी भी चीज़ की स्मेल लूज़ कर देना, ये सारे सिम्टम्स नेक्स्ट 10 डेज़ तक रहते ही रहते हैं। और हाई फीवर होना, और ऐसा लगता है कि बस अभी आप जाने वाले हो दुनिया से, ये फील आती है। दैट पेन इज़ दैट हैवी। और 10 दिन के बाद जैसे ही वो रिड्यूस होना शुरू होता है, तो हमें 21 डेज़ का साइकिल दिया जाता है, सो दैट 10-11 डेज़ तक जो भी सिम्टम्स है बॉडी उसको अच्छे से गो थ्रू कर ले, एंड देन वापस रिकवर करती है, एंड देन अगेन 21 डेज़ के बाद सेकेंड कीमो होता है। तो एवरी कीमो में बॉडी
वीक 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 होती चली जाती है, नेल्स ब्लैक हो जाते हैं कम्प्लीटली, सेकंड कीमो से बाल जाने शुरू हो जाते हैं। मेरे केस में मैंने खुद जाके शेव करा लिए थे। मैंने कहा यार मैं क्यों वेट करूं अगली दिखने का, यहाँ से निकल रहे हैं वहाँ से निकल रहे हैं। तो अच्छी बात ये थी कि जब आप चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, किसी को एक्सेप्ट रह के फिर आप कहते हो कि यार ठीक है बुरा तो हो गया, अभी या तो मैं इसको लेके रोती रहूं और या फिर मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूं। तो आई थिंक वो बचाने वाली कोशिश मेरे फेवर में रही। तो मैंने अपने बाल वाल कटवा लिए, जाके शेव करा लिए। एंड आई रिमेंबर मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने कहा भैया कर दो, मेरी माँ ने मेरा मुंडन नहीं कराया था तो भगवान ने मुझे खुद मौका दे दिया। और वो कह रहा है आप कैसे हो यार, मतलब हमने ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो कह रहा है कर दो मुंडन, हंस रहे हो। तो आई थिंक ये हो गया कि यार जो टाइम है ना आप खुशी से गुजारना है। गिव अप करने का ना मेरे पास चॉइस नहीं था। रीज़न ये था, एक तो मैं ही ब्रेड एंड बटर अर्नर थी घर में, तो मुझे अपना तो ख्याल रखना ही रखना है, अपने ट्रीटमेंट के लिए काम करना ही करना था। और मेरे लिए डिफ़िकल्ट इसलिए भी था, और चॉइस मैं बोलूँ नहीं थी, वो इसलिए भी नहीं थी क्योंकि 12 से 15 घंटे कैंसर पेशेंट होने के बावजूद मैंने खड़े होके काम करा है एवरी डे। जहाँ पे हम बाहर नहीं जाना चाहते, हमें अलाउड नहीं होता क्राउडेड प्लेसेस में जाना, कुछ करना, क्योंकि बॉडी कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्रैम्प्स आते हैं गंदे कहीं पे भी बॉडी के पार्ट में। और मैं उस टाइम पे एक वेडिंग इवेंट कंपनी के साथ में काम कर रही थी, तो मुझे 8 बजे बुला लिया जाता था और सुबह के कई बार 1 बजे छोड़ रहे हैं, कई बार 12 बजे, कई बार सुबह के 4 बजे, और मैं खड़ी रहती थी वहीं पे और मेरे पैरों में फिंगर्स में पस पड़ जाता था क्योंकि बॉडी पूरी वीक हो गई थी, कुछ कर नहीं सकते। तो चॉइस ही नहीं थी डिप्रेस होने की, बस ये है कि जो थॉट्स आते थे मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब आपने मुझे कैंसर दिया है तो आप ही लेके जाओगे इसको यहाँ से, मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरे केस में आई एम लकी कि मेरी पूरी ब्रेस्ट नहीं निकाली गई। ऑल दो डॉक्टर्स ने बोला था कि हमें नहीं पता कि हम कितना पार्ट निकालेंगे ब्रेस्ट का या पूरी ब्रेस्ट निकालेंगे, क्योंकि वो जब तक ब्रेस्ट ओपन नहीं होगी हमें नहीं पता चलेगा। बट टच वुड, अगेन जो मैंने एक्सेप्टेंस की बात करी, वो एक्सेप्टेंस की वजह से ना मेरी लाइफ में जो एक चेंज आया मेजर, जो मेडिसिन और जो ट्रीटमेंट मिला ना मुझे, वो ट्रीटमेंट का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा मेरे ऊपर। तो डॉक्टर्स ने भी मुझे यही बोला कि हमने इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखा मेडिसिन का, कीमोस का, तो वो लम्प बिल्कुल ही छोटा रह गया था एंड जस्ट टेक आउट जो एक अफेक्टेड एरिया था, उन्होंने उतना ही पार्ट मेरी ब्रेस्ट का निकाला। बट स्टिल एज अ वुमेन यू फील यू नो कि हाँ यार, एंड देन नॉट जस्ट दिस बट योर रेस्ट ऑफ द लाइफ, नोबडी टॉक्स अबाउट सेक्शुअल लाइफ, राइट। हमारे यहाँ पे हम सारी बातें करते हैं, लेकिन एकदम से वुमेन सेक्सुअल हेल्थ की बात आती है तो सब आंखें बंद करने लग जाते हैं। इवन वी आर सेल्फ ऑल्सो नहीं, हम नहीं, फीमेल्स में भी नहीं डिस्कस करना चाहते। सबसे ज़्यादा जो स्टेक पे आता है मदरहुड एंड सेक्सुअल लाइफ। आई कांट प्रोड्यूस चाइल्ड नाउ, राइट। वो तो शुक्र है मुझे कैंसर के टाइम में इतना अच्छा इंसान मिल गया जिसने मुझे प्रपोज कर दिया, मेरी लाइफ में है वो। बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, और जिसको मुझसे बच्चे से ज़्यादा मुझसे कहीं ज़्यादा प्यार है। एंड ही अंडरस्टैंड दैट कि यार एक लाइफ पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी और से शादी कर लूँ और वो बच्चा ना प्रोड्यूस कर पाए बिना कैंसर के भी, तो क्या मैं उसको छोड़ दूँगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से मैंने फेस नहीं किया वो इमोशनल ट्रॉमा, बट बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो इन दोनों चीज़ों से गो थ्रू करती हैं। मतलब आप सोचो, मेरे पार्टनर हैं, वी डोंट हैव अ इंटीमेसी, लेकिन हमारी इमोशनल इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब वी आर टू थिक एज अ कपल, यू नो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्टेक पे आती हैं एज अ वुमेन, और कई बार फील भी होता है, बट देन इट्स ओके। आई थिंक आई एम इन मैडली इन लव विद माई लाइफ। हमारी लाइफ में ना हम वो एक्सपेंसिव कार बन चुके हैं, जब तक मेंटेनेंस मिलती रहेगी हम चलते रहेंगे। और कोई भी थोड़ा सा भी आप समझो, जैसे कोल्ड हो गया या पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या शोल्डर में कोई पेन हो रहा है या कोई क्रैम्प बार बार आ रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हमें भी पता है कि बॉडी में और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसके बाद भी पहला थॉट आता है कैंसर तो नहीं आ गया यार, रिलैप्स तो नहीं हो गया, मेरे स्टमक में पेन ज़्यादा हो रहा है पिछली बार से, तो कहीं ये कैंसर तो नहीं है। सो एवरी डे 1 या 2 बार हर एक कैंसर सर्वाइवर के माइंड में ये थॉट आता ही आता है। मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकती, बट देन वी लर्न टू मैनिपुलेट आवर थॉट, अदरवाइज ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे लोग थे जिनको आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड समझते हैं, वो निकल गए। तो ऐसा लगा कि यार यही दुनिया थी पहले, फिर बाद में कैंसर के बाद पता चला कि नहीं यार, आप ही हो जो हो आपकी दुनिया। और पॉजिटिव ये है कि नाउ, पहले जिस भीड़ के पीछे आप भागते थे दोस्तों के पीछे और यू नो
आई थिंक जो पीपल प्लीजिंग होती है ना, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, जिसके पीछे हम ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं अपनी। एंड मोस्ट ईजिएस्ट थिंग जो है टू लव योर सेल्फ, वो हम भूल जाते हैं। बट कैंसर के बाद वही हमें मतलब वी लर्न कि यार यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसकी वजह से आप हो यहाँ पे, और आप ही ने अपने लिए लड़ाई लड़ी है। तो आई थिंक आई एम मोर यू कैन से इन लव विद माई ओन सेल्फ, यू नो। अभी मैं पीपल प्लीजिंग नहीं करती, अभी मैं अपने पार्टनर को भी बोल देती हूँ पहले मैं हूँ फिर आप हो। तो यू अंडरस्टैंड कि लाइफ यार कितनी खूबसूरत है। आप अब सारी चीज़ों को ईजीली नहीं लेते हो, यू नो, कि हाँ यार ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं, अभी ऑल वी हैव इज़ नाउ। मुझे अभी करना है, मुझे अभी अपने लिए ये चीज़ चाहिए। हम लोग ना हमेशा बहुत से लोग हैं जो कैंसर से बाहर आ चुके हैं लेकिन बहुत मिजरेबल लाइफ जीते हैं। मतलब बात करना बंद कर देते हैं, बाहर निकलना बंद कर देते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं, और बहुत कई बार तो बिटर भी हो जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी उनकी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यही बताया गया है पोस्ट कैंसर कि अब इसका नाम मत ले लेना, यू नो। अगर आप बार बार किसी के ऐसे कॉन्टैक्ट में आओगे जहाँ पे कैंसर की बात हो रही है तो वो अफर्मेशन बोलते हैं, अफर्मेशन करोगे तो नेगेटिव अफर्मेशन होती है, ये है वो है, किसी को पता ना चल जाए। और मुझे ऐसा लगता है यार आपसे नेगेटिव कोई नहीं है जो इस अफर्मेशन को उसको उसका पेन दबाने के लिए बोल रहा है। एक इमोशन है, इमोशनल ट्रॉमा जो होता है ना वो कैंसर से भी कहीं ज़्यादा होता है। इसीलिए लोग कैंसर के बाद बाहर नहीं आ पाते काफ़ी सालों तक, यू नो, वो जो डर होता है। और अगर वो किसी के साथ वो डर शेयर करेगा या किसी ऐसी कम्युनिटी का या किसी ऐसे सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को जब वो अच्छी चीज़ें करते हुए देखेगा, अपने लिए जीते हुए देखेगा ना, कहेगा कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो बहुत ज़रूरी है। और यार कैंसर के बाद मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी एंड बहुत पॉजिटिव लाइफ जी रहे हैं। बिकॉज मेरा मानना है कि कैंसर के अलावा बहुत सी ऐसी दूसरी डिजीज़ भी हैं जो इक्वली लाइफ को स्टेक पे लेके आती है। इक्वली लोग पूरी लॉन्ग लाइफ सफ़र करते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम समटाइम डाई ऑल्सो। और कैंसर से ज़्यादा लोग आजकल रोड एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। तो लाइफ इज़ एनी विच वेज अनप्रिडिक्टेबल, हमें नहीं पता कल और वेरी नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ क्या होने वाला है। तो फिर यार उस एक थॉट में कि मैं एक दिन मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मैं रोज़ उस थॉट को सोच के तो नहीं जीने वाली हूँ। सो आई थिंक किसी को भी नहीं जीना चाहिए। और हमारा लास्ट चीज़ यही बोलूँगी, हमारा दिमाग है, उस चीज़ के अंदर जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं या जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप को लग रहा है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सिर्फ हमारे दिमाग में है। ऑनेस्टली बाहर वो प्रॉब्लम है ही नहीं। बिकॉज आपका माइंड जो है ना, एक छोटी सी प्रॉब्लम को 1000 टाइम बड़ा बना देता है। दैट्स वाई वी कॉल ना, सम टाइम इट्स गुड टू बी अननोन टू समथिंग। तो वो अननोन यही है कि आपको नहीं पता होता, आप सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे होते हो, पता चल जाता है, फिर आप डरने लग जाते हो। देन यू टेक एवरी स्टेप वेरी वाइजली कि नहीं यार डरते डरते चलना है, गिर ना जाऊँ, वो चीज़ें होती हैं।